ठीक है सर, स्टार्ट करिए। This call is now being recorded. योगेंद्र जी कैसे हैं आप? स्टार्ट करो सर। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, आपकी शिक्षा के बारे में बताइए। सर मैंने कक्षा 10 रविंद्र अकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्ताना से 2003 में की है। 2005 में मैंने श्री डालमिया स्कूल चिड़ावा से 2005 में 12वीं की, सॉरी। और ग्रेजुएशन मेरा चिड़ावा कॉलेज चिड़ावा से अंग्रेजी साहित्य, भूगोल और अर्थशास्त्र विषय के साथ 2010 में किया है। और इसके साथ ही मैंने 2012 में अंग्रेजी साहित्य विषय से एमए किया है। और मेरी रुचि है प्रेमचंद का अच्छा, तो साहित्य। 2005, अच्छा 2005 से लेके 2010 के बीच में तो 5 साल होते हैं। तो आपने ये 5 सालों में 2 साल कहाँ खर्च कर दिए? सर 12वीं कक्षा पास करने के बाद मैंने 2 साल तक नेवी एयरफोर्स जैसे जो एग्ज़ाम है उनके लिए तैयारी की। लेकिन अंतिम सफलता वहाँ नहीं मिल पाई, तो फिर मैंने आगे का जो पढ़ाई है उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया। और सिविल सर्विसेज का मेरे शुरुआत से दिमाग में था, तो मैंने मेरे विषय भी बदले। अच्छा, कहाँ तक सफलता मिली आपको? सर मैंने आरएस का जो प्रथम प्रयास है वो 2013 की परीक्षा में दिया। तो वहाँ पर मैं प्रारंभिक परीक्षा पास करने में उत्तीर्ण रहा, मुख्य परीक्षा की बाधा पार नहीं कर पाया। और 2016 में सर मेरी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाई। और 2018 के प्रयास में मैंने मेरी कमियों में सुधार किया और इस बार साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ। तो अगर इस बार भी आपका साक्षात्कार सफल नहीं होता है, इस स्थिति में क्या करेंगे? सर यद्यपि मेरे स्तर पर पूरा प्रयास है, लेकिन यदि मैं नहीं होता हूँ तो इस स्थिति में मेरे पास अभी और प्रयास और पढ़ने के लिए अभी विकल्प मेरे सामने मौजूद है, तो मैं फिर से प्रयास करूंगा सर। अगर फिर से भी आपका नहीं हुआ तो आपके पास कुछ और प्लान है? हाँ सर, मैं इसके अतिरिक्त 2015 से ही निजी क्षेत्र में कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ और मेरी आर्थिक प्राथमिकताएं वहाँ से पूरी हो जाती हैं। तो मैं उधर वो मेरा जो आजीविका है उसके तौर पर मैं उसे जारी रखूंगा और लगातार आरएस परीक्षा के लिए तैयारी करता रहूँ। अच्छा, आप साहित्य से बिलोंग करते हैं, राजस्थानी साहित्य के बारे में आप बताइए। राजस्थान साहित्य सर मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। जो पश्चिमी राजस्थान का साहित्य है वो डिंगल के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी राजस्थान को जो साहित्य है वो पिंगल साहित्य के रूप में जाना राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलने के पीछे कारण क्या है? है। सर इसका पहला कारण है कि यहाँ पर एक भाषा सर्वमान्य भाषा नहीं है। पूर्वी क्षेत्र में जहाँ ब्रज भाषा का प्रभाव है और दक्षिणी क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर भी अलग अलग भाषाओं का प्रभाव है। तो सर इसमें एक मत नहीं है कि राजस्थान की कौन सी भाषा इसे माना जाए। दूसरा सर, इसका जो ग्रामर जो व्याकरणिक दृष्टि से है, तो इसका एक सुदृढ़ व्याकरण भी है, वो अभी तक स्थापित इतना नहीं हो पाया है। हालांकि विषय वस्तु के संदर्भ में ये काफी धनी भाषा है। तो जो 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, क्या उन सब से पिछड़ी हुई है राजस्थानी भाषा, ऐसा आप मानते हैं? सर जहाँ तक मैंने इस भाषा में जाना है तो मैं उनसे कम तो नहीं मानता, क्योंकि इस भाषा में चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, पद्य की काफी रचनाएं भी हैं और यहाँ पर वीर रस से पूर्ण है। तो उस दृष्टि से सर कहीं भी मैं उसको कम नहीं मानता। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, इस पे आप 1 मिनट के लिए बोलिए। पहला सर, इसके पास एक निश्चित साहित्य समृद्ध साहित्य परंपरा है। और दूसरा बिंदु, यहाँ पर जो राजस्थानी भाषा है उसमें राजस्थान के जो लोग हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सर मैं याद नहीं कर पा रहा। झुंझुनू से कोई व्यक्ति हैं जो कि राजस्थानी भाषा में जिनकी कोई किताब उपलब्ध हो? सर एक बगड़ के एक रचनाकार हैं,
लेकिन मैं अभी उनका नाम याद नहीं कर पा रहा सर। सीकर से कोई हुए ऐसे व्यक्ति? माफी चाहूंगा सर, मुझे इस संदर्भ में पता होना चाहिए था, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, सीकर झुंझुनू की आपके जैसे गृह या गांव की बात करें, वहां की कोई चार समस्याएं बताइए। सर झुंझुनू की बताऊं या फिर मेरे गांव विशेष की समस्याएं बताऊं? आपके गांव की बता दीजिए, आपके गांव की बता दीजिए। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी कमज़ोर है। सड़कें, पेयजल की समस्या यहाँ पर है। दूसरा, यहाँ पर जो अवैध रूप से डीजल की बिक्री होती है। तीसरा, इस क्षेत्र में नशे का जो प्रचलन है वो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। चौथा, अ, बाल लिंगानुपात है वो भी नकारात्मक है, यानी महिलाओं के विरुद्ध है। शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर सर अपेक्षाकृत अच्छा है। अच्छा, ये समस्याओं का अगर आपको निराकरण करना हो तो क्या प्रयास करेंगे आप? सर शिक्षा, माफी चाहूंगा। एक तो जो गिरता लिंगानुपात है उसके लिए धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। तो इसमें सर अभी इन सालों में यहाँ पर एक प्रयास है कि लड़की की जो शादी होती है तो उसकी भी बिंदोरी वगैरह जो है वो घोड़ी पर बैठा कर निकाली जाती है। तो इसे मैं एक सकारात्मक कदम बता मानता हूँ, जो आगे बढ़ते रहना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की सर जहाँ तक बात है, इसके ऊपर सरकारी प्रयासों की ज़्यादा निर्भरता रहेगी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो यहाँ के पंचायत के लोगों से सहयोग लेके उस राशि से यहाँ का निवारण किया जा सकता है। और जो नशे की जो समस्या है उसके निवारण के लिए यहाँ के जो युवा हैं उनके उनकी काउंसलिंग अगर की जाए और इसके दुष्प्रभावों के बारे में उनको बताया जाए तो धीरे धीरे उनको वहां से हटाया जा सकता है और सही रास्ते लाया जा सकता मेरा सवाल था कि अगर आप इसमें कोई अथॉराइज्ड पर्सन हो, आपको अधिकार मिले, तो आपके पास में कोई रोड मैप है जिससे कि ये समस्या समाप्त हो जाए? आप अपना रोड मैप बताइए। है। सर चूंकि मेरा गांव चिड़ावा से जयपुर, पिलानी चिड़ावा और जयपुर मार्ग पर है, तो यदि मैं इस क्षेत्र में होता हूँ तो मैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और यहाँ के जो सांसद हैं उनसे कम्युनिकेशन स्थापित करके इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने का प्रयास करूंगा। दूसरा, यहाँ पर यहाँ के जो पुलिस व्यवस्था है या फिर गांव के जो ग्रामीण जो लोग हैं उनका सहयोग लेते हुए प्रत्येक समुदाय से कुछ व्यक्तियों को छांटकर उनके द्वारा उस समुदाय से संबंध स्थापित करूंगा और उनको बेहतर तरीके से इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताऊंगा। और यहाँ के भामाशाहों का सहयोग लेते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए भी मैं चंदा लेके और ग्रामीण सॉरी सरकारी सहायता दोनों का समन्वय करके ठीक करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर प्लीज। रवि जी। हाँ योगेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। जी सर। योगेंद्र जी, आपका अंग्रेजी साहित्य विषय रहा है। जी सर। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है अंग्रेजी साहित्य में। जी सर। तो अंग्रेजी साहित्य के सबसे पसंदीदा आपके राइटर कौन है? सर विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य में मुझे सबसे अच्छा लगता है, उनकी रचनाएं मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। आवाज आ रही है सर मेरी आप? महावीर जी कृपया एक बार देखें, कोई तकनीकी। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके सर। हाँ, तो अंग्रेजी साहित्य के सबसे पसंदीदा राइटर कौन से हैं आपके? विलियम शेक्सपियर सर मेरे पसंदीदा। विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्धि का कारण? विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्धि का कारण पहला तो ये है कि उन्होंने जो भी विधाएं हैं अलग अलग, चाहे ड्रामा हो चाहे पोइट्री हो, और ड्रामा में भी ट्रेजेडी हो और कॉमेडी हो, सारी विधाओं पर उन्होंने काम किया है। और दूसरा, उनकी जो रचनाएं होती हैं उसके अंदर प्रकृति का जो है वो भी अभी मौजूद रहता है। और उन्होंने जो उनकी रचनाएं हैं उनमें समाज के हर तबके के जो वो मिल जाते हैं।
सोनेट भी लिखे हैं उन्होंने? सर जी सर। कितने सोनेट लिखे हैं? सर एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप कहें तो मैं एक अनुमानतः एक संख्या बता सकता हूँ। हाँ, लगाइए अनुमान। सर 154। बिल्कुल सही है आपका। सोनेट होती क्या है? सोनेट सर 14 लाइन की एक कविता होती है, जिसमें एक सेस्टेट, सॉरी एक ऑक्टेव, 8 लाइन का एक भाग और एक 6 लाइन का भाग सेस्टेट होता अच्छा, तो विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामा उनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? है। सर विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में किंग लियर मेरा पसंदीदा रचना रहे। इसके अलावा और आपने कौन कौन से पढ़े हैं उनके? सर मैंने इसके अलावा मैकबेथ पढ़ा है, और हेमलेट मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था, और ओथेलो बहुत समय पहले पढ़ा था, लेकिन हाल ही में जो मैं अच्छी तरीके से याद है वो किंग लियर और मैकबेथ मैंने पढ़े। तो इनकी, विलियम शेक्सपियर की रचनाओं पे कुछ भारतीय फिल्मकारों ने फिल्में भी बनाई हैं, आपको जानकारी है इसकी? जी कौन से सर। फिल्मकार ने बनाई है? विशाल भारद्वाज जी ने सर इनके जो 4 महत्वपूर्ण ट्रेजेडी हैं, 3 ट्रेजेडी हैं, उन पर फिल्में बनाई हैं। किंग लियर पर कोई फिल्म नहीं बनी। हेमलेट एक इनकी रचना है, उस पर हैदर मूवी बनी है। मैकबेथ जो रचना है उस पर मकबूल है, और जो ओथेलो है उस पर ओमकारा फिल्म बनी। तो जैसे ये दुखांतिकाएं ज्यादा लिखते हैं, ट्रेजेडी में ज्यादा है, तो ट्रेजेडी में फिर हिंदी साहित्य, चूंकि हिंदी साहित्य भी आपका विषय रहा है, तो हिंदी साहित्य में कोई एक दो आप ट्रेजेडी रचना मेरे को बता सकें? माफी चाहूंगा सर, हिंदी साहित्य मेरा विषय नहीं रहा है, तो लेकिन फिर भी अगर प्रेमचंद की कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो दुखांतिका की तरफ ले जाती हूँ, वो मैं बता सकता हूँ सर। जैसे? जैसे सर गोदान और सेवा सदन, इसके अलावा सर ये 2 ही मैंने पढ़ी हैं, इन्हीं विषय से। गोदान की में जैसे जैसे कृषक की जो जीवन शैली है उसके बारे में उन्होंने बताया है, आपको नहीं लगता कि आज भी जो भारतीय किसान है उसकी स्थिति वैसी है? जी सर, गोदान में जब भी होरी है, जो एक गरीब किसान है, वो जब भी पैसे के लिए जाता है कई बार साहूकार से उधार मांगने के लिए, तो ये स्थितियां आज भी देखी जा सकती हैं। लेकिन जहाँ तक अब लोकतंत्र धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, तो बैंकिंग या फिर सरकार की भूमिका काफी बढ़ रही है, तो ये समस्या थोड़ी सी कम हुई। इसके अलावा जो महिला जो किरदार इसमें रहे हैं, चाहे उनकी बेटी रूपा का जो विवाह है, तो आज भी समाज में कई बार गरीबी की स्थिति में बेमेल जो विवाह हैं, उनकी स्थितियां सामने आती हैं। अच्छा अच्छा। आप मेरे को ये बताइए, आप झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हो, झुंझुनू जिले के कोई पुरातात्विक स्थलों के नाम बताओ दो। एक तो इसमें सुनारी सभ्यता का क्षेत्र है, वो है खेतड़ी के पास। लोहारगल क्षेत्र है, वो है। और इसके अतिरिक्त सर अभी मैं 2 ही याद कर पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा। चलिए, मंडावा का नाम सुना आपने? जी सर। यहाँ पे फिल्मों की शूटिंगें बहुत ज्यादा होती हैं, जी सर। क्या कारण है इसका? सर इसका पहला कारण जो है वो, एक तो यहाँ पर जो पुरानी जो पुरातात्विक जो संपदा है, जैसे यहाँ की हवेलियां हैं और उन पर जो चित्रकारी वगैरह जो हुई है, तो ये स्थापत्य रूप से काफी समृद्ध है। पहला कारण इसका ये है। दूसरा सर जो लोकेशन जो है उसके लिए यहाँ पर धीरे धीरे एक इंडस्ट्री डेवलप हुई है। यहाँ के जो होटल वगैरह जो हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा उपलब्ध कराया जाता है कि ये एक फिल्म हब के रूप में स्थापित हो चुकी। और काफी फिल्में जो बनी थी, एक सर हाईवे एक फिल्म बनी थी, वो भी इस क्षेत्र में ही बनी थी। तो यहाँ का जो डेजर्ट वाला जो एरिया है, ये भी लोकेशन के हिसाब से अच्छा माना जाता है। अच्छा।
विवेकानंद जी का जुड़ाव रहा है खेतड़ी से, झुंझुनू से। तो क्या उनके बारे में कोई आप मेरे को एक दो बातें ऐसी बताएं पहले। माफी चाहूंगा सर, एक बार पर्सन दोहरा दें तो सही रहेगा, तकनीकी परेशानी के कारण पर्सन नहीं विवेक समझ। विवेकानंद जी का जुड़ाव रहा है झुंझुनू से, तो उनके बारे में एक दो ऐसी बातें जो वहां पर उनके साथ घटित हुई हों और मैंने नहीं सुनी हो, या एक सामान्यतः आदमी उनको नहीं पढ़ पाता है, ऐसी कोई घटना आप बता सकें मेरे को। सर एक यहाँ की महत्वपूर्ण घटना थी, जब स्वामी जी यहाँ पर आए थे, तो एक नृत्य जो, हाँ, एक कार्यक्रम होता था उस समय में। तो वो जब एक नर्तकी जब नाच रही थी, तो उस समय स्वामी विवेकानंद थे, वो वहां से बाहर चले गए, या फिर वहां पर उन्होंने रुकना सही नहीं समझा। लेकिन उसके जैसे जो बोल थे उनके नर्तकी के, कि प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो, तो वो जब उन्होंने गीत सुना था, तो अंत में उनको भी गलानी हुई, और उन्होंने उनसे क्षमा याचना भी की जाके, कि माता मुझसे भूल हुई, मैं आपको आपके जो गुण थे उनको दृष्टिगत नहीं कर पाया। स्थानीय लोक कलाएं भी झुंझुनू में काफी ज्यादा हैं। कोई ऐसी एक या दो स्थानीय लोक कलाएं हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। सर इसमें एक तो चिड़ावा जो है यहाँ की ख्याल है, जिसके मुख्य जो कलाकार हैं नानू राणा और दुलिया राणा है। तो इन्होंने हम्म। चिड़ावा की जो ख्याल नाट्य शैली है उसको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। और इसके अतिरिक्त सर यहाँ का जो गिंदड़ जो नृत्य है वो अपने आप में अनोखा है, और एक कच्छी घोड़ी नृत्य है, और चंग नृत्य, ये यहाँ की विशेषता है। मूक रामलीला के बारे में आपने सुना है? जी सर, बिसाऊ एक क्षेत्र है, वहाँ की जो मूक रामलीला है वो भी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। चलिए, थैंक यू, मेरी तरफ से तो हो गया। थैंक यू सर। आकाश जी, आकाश जी सुन पा रहे हैं? जी जी सर। हाँ सर, आप पूछिए, प्रश्न पूछिए। जी सर। सर वीडियो ऑन कर दीजिए आप। एक कुछ बैकग्राउंड से आवाज़ भी आ रही है, पंखा थोड़ा कम कर दो थोड़ी देर। एक जी सर, आपके ग्रेजुएशन में सर कौन से सब्जेक्ट्स रहे हुए? सर ग्रेजुएशन में मेरे इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं। जी, आप बताइए कि सर जो ये बिग टेक कंपनीज जो है, जैसे गूगल, फेसबुक और जो साथ में और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका क्या इश्यू चल रहा है? अभी सर इनका जो है, इसको प्राइवेसी को लेकर जो है, उनके कारण एक विवाद है कि इनको भारतीय जो मानक हैं साइबर लॉ के, उनके अकॉर्डिंग इनको व्यवहार करना पड़ेगा, ये है। और अमेजन प्राइम को लेकर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उन पर जो कंटेंट है, उन पर जो आपत्तियां हैं, उनको लेते हुए हर वर्ग के हिसाब से उनको निर्धारित किया जाए, इसको लेके पहल चल रहा है। और फेसबुक का जो विवाद है वो सर ऑस्ट्रेलिया के देश के साथ जोड़ा गया है, और जो न्यूज जो चैनल्स हैं उनके संबंध से जुड़ा एक विवाद है। बिल्कुल। अभी हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए जो गाइडलाइंस आई थी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये गाइडलाइंस जो है वो इनफ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों, क्या कहा, और जो गाइडलाइंस आई है उनमें क्या क्या और परिवर्तन और सुधार किए जा सकते हैं? सर सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो निर्णय ये था कि जो गाइडलाइंस आई हैं वो कहीं ना कहीं इतनी प्रभावी नहीं होंगी, इसलिए वो इसके स्थान पर एक कानून जो है उनकी व्यवस्था यहाँ पर चाहते हैं। और दूसरा चीज सर, यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज जो अलग अलग आयु के जो लोग होंगे, उनके हिसाब से अलग अलग कंटेंट जो निर्धारित किया जाए, उसके बारे में भी कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। और इसके अतिरिक्त जो कंपनी जो भी होंगे अलग अलग, उनके लिए जिम्मेदार कौन होगा, उसके लिए जवाबदेहिता किसकी होगी, इसके संबंध में। जी, अभी हाल ही में कुछ टाइम से न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो ये कोरोना वायरस के बाद में, सेकेंड वेव से पहले जो इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए, तो स्टॉक मार्केट काफ़ी उछाल में था, और साथ ही साथ में ये हमारा इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही वीक है।
तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, कॉन्ट्रास्ट है या फिर सब सही चल रहा है? सर निश्चित रूप से कोविड का जो इफेक्ट रहा है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान में कमजोर है, और जहां तक है इस साल 7.7% माइनस में जो है वो दर रहेगी। हालांकि वी शेप का जो कर्व है वो बनता दिख रहा है भविष्य के लिए। समस्याएं तो हैं सर इस system में। सर वी शेप का कर्व, वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी का क्या मतलब है? वैसे इकोनॉमी का रिकवरी का मतलब है सर, जो वी जो अंग्रेजी का अक्षर होता है उसके हम देखें बाईं ओर से, तो एक बार के लिए कोरोना लॉकडाउन के कारण जो हमारा जीडीपी है वो बहुत नीचे आ गया माइनस की स्थिति में। लेकिन जैसे ही पिछली अगर कमी बहुत ज्यादा है, तो इस साल अगर थोड़ा भी प्लस में होता है तो उससे वो जो वृद्धि है वो प्लस में काफी एकदम से बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये सर वी से। तो आप कुछ ये बताइए कि जो हमारे कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमी में इस तरीके से जो गिरावट देखी गई है, उसका जो परिणाम है वो विभिन्न आर्थिक वर्गों के ऊपर कैसे पड़ा है? आर्थिक वर्ग में निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, जो हमारे इसके साथ में माइग्रेंट्स है, तो इनके ऊपर किस तरीके से अलग अलग प्रभाव पड़ा है? जी सर, पहला इस पर जो महिलाओं का जो प्रभाव है वो सर्वाधिक इन पे पड़ा है, कि महिलाएं पहले से जॉब में कम थी, तो अब वो जॉब से जो निकाली गई हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की रही है, उन्होंने अपना जॉब खोया है। और बच्चों पर जहाँ हालांकि ऑनलाइन जो एजुकेशन थी उसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी अपने स्तर पर, लेकिन ये एक जो गरीब परिवार थे उन पर एक आर्थिक बोझ के रूप में भी ये अतिरिक्त खर्च बढ़ा था। और जो ये नहीं वहन कर पाया वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो एक सामान्य प्रक्रिया है उससे अलग होने पर मानसिक रूप से वो तनाव का शिकार हुए। और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण या फिर परिवार से एक लंबे समय तक दूर रहने के कारण आदमी अलग थलग भी रहा, जिससे वो मानसिक रूप से थोड़ा सा अपने आप को संतुलन में नहीं पाया। और जो बाकी सर अलग अलग वर्ग के तो ये तो ये बाकी अभी आपने महिलाओं की बात की और महिलाओं के साथ में कोविड-19 की बात की, तो जो महिला वर्ग है उसके लिए अभी एक राज्य सरकार ने, जो हमारे हाउस वाइफ्स है जो है ना, तो उनके लिए एक राज्य सरकार ने ये प्रपोजल लाया है कि उनको पेमेंट किया जाएगा जो उनका घर का कार्य होता है उसके लिए। तो आप इसके कोई 2 फायदे और 2 नुकसान बताइए, और आपका क्या विचार है, ऐसा किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए? सर फौरी तौर पर जो ये जो सहायता उपलब्ध कराई गई है इसके लिए मैं पक्ष में हूँ, कि इस समय जो स्थिति है उसमें एक बार उनका अपनी सामान्य धारा में आने के लिए ऐसी सहायता दिए जानी जरूरी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीडीपी की दृष्टि से देखें या फिर महिलाओं में समय के साथ जो उनका जो कौशल है उसको विकसित जो करना हो, वहां पर इसका नकारात्मक प्रभाव। बिल्कुल, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। जी सर। इसका कोई दूसरा और एक कोई फायदा, 2 फायदे और 2 नुकसान, आपने नुकसान बता दिए, एक आप फायदा और बता दीजिए इसका। फायदा सर ये है कि अगर आर्थिक सहायता दी जाती है तो हो सकता है वो लघु स्तर पर अपना छोटा उद्योग या फिर कोई ऐसी व्यवस्था कर पाए जिससे वो भविष्य में एक उद्योग के रूप में स्थापित कर लें। और इसके अतिरिक्त सर कई बार महिलाओं को अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए परिवार के अन्य वर्ग पर निर्भर रहना पड़ता है, तो उस स्थिति में ये है कि वो थोड़ा सा उनको सम्मान हासिल होता है। बिल्कुल। महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की कोई एक स्कीम और राज्य सरकार की कोई स्कीम, एक स्कीम का नाम बता दीजिए आप। सर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर आप पूछना चाह रहे हैं? महिलाओं की उद्यमिता के लिए उनको उनके जो है ना, उनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनके लिए बिजनेस कोई खोलने के लिए या फिर दुकान को, इस तरीके की एक्टिविटीज के लिए कुछ किसी तरीके की स्कीम चल रही है अभी राजस्थान सरकार की? राजस्थान में जो सर है उसके लिए एक इंदिरा महिला शक्ति निधि जो कौशल की स्थापना की गई है, जिसके तहत जो महिलाओं के लिए जो उद्योग हैं उनके लिए प्रयास किया जाएगा कि उनको कौशल विकास उनका करके और उनको बेहतर किया जा सके। और भारतीय के स्तर पर हम देखें तो सर एक तो प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है वो भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में कर रहा है। बिल्कुल, मातृ वंदना योजना है, लेकिन जो स्टैंड अप इंडिया जो हमारी स्कीम है वो पर्टिकुलरली लघु उद्यमिता को बढ़ाने के लिए जो है, उसमें आप वो
बाकी जो आपने बताया वो भी सशक्तिकरण के लिए वो भी स्कीम है। बहुत ही अच्छा था आपका, थैंक यू, आपका अच्छा था। इसे प्राथमिकता में नहीं रख पाया, थैंक यू, आपने मुझे इससे अवगत कराया। बिल्कुल। ठीक है सर, मेरे और सवाल पूछने हैं सर? हाँ नहीं सर, ठीक है, फीडबैक शुरू कर दो। आपसे शुरू कर आपसे दो आरंभ आकाश। कर दीजिए। हाँ सर। सर मुझे इनका काफ़ी अच्छा लगा, इनका कॉन्फिडेंस और जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो काफ़ी अच्छा लगा। बस आप दो तीन चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। पहली ये कि जैसे दो फायदे और दो नुकसान है, तो उसमें पहले दो फायदे आप गिना दीजिए और फिर उसके बाद में दो नुकसान गिना दीजिए, ताकि वो ऑर्गेनाइज वे में हो जाएगा। उसके बाद में लघु उद्यमिता का था, तो अगर आपको याद आ रहा है उद्यमिता के बारे में, मतलब मैंने आपको उद्यमिता का कहा था सशक्तिकरण के लिए, तो आपने सशक्त बताया जो है महिलाओं के लिए ही है, लेकिन उद्यमिता को बढ़ाने के लिए स्टैंड अप इंडिया है। और अपनी राज्य सरकार के लिए जो आपने बताया आई एम शक्ति, वो जो जो योजना है उसके अंतर्गत हम उसमें ऋण देते हैं, उसके लिए वो आपका सही था। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए मना कर दीजिए। और तीसरा ये था कि थोड़ा और, मतलब आप जैसे कि मैंने आपको ये पूछा था कि आर्थिक वर्ग जो है, तो आप आर्थिक वर्ग को थोड़ा ऐसे डिवाइड कर दीजिए। मैंने आपको हिंट भी दिया कि अपना जो निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है और जो उच्च वर्ग है। तो आप बता दीजिए कि उच्च वर्ग में है जैसे कि रिलायंस वगैरह है, उनके जो है पैसों में बहुत ही वृद्धि हो देखी गई है, इनकम में। मध्यम वर्ग है, उनकी स्थिति में थोड़ी नेगेटिव पड़ा है। और निम्न स्तर पे जो है माइग्रेंट्स का भी मैंने नाम लिया था, तो आप बता सकते हो कि इनकी स्थिति में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। बाकी जो था, तो आर्थिक विषमता की जो खाई थी वो कहीं और बढ़ी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये आप बता सकते हो ये। और बाकी इसके अलावा जो आपका प्रेजेंटेशन का तरीका था और जो कॉन्फिडेंस का लेवल था और जो कम्युनिकेशन जो है क्लैरिटी थी, वो बहुत ही अच्छी है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर फीडबैक, थैंक यू सर। योगेंद्र जी बहुत सही रहा आपका। और एक चीज का ध्यान रखना लेकिन, हाँ सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है। जैसे जैसे एक सवाल आपसे मूल सिंह जी ने पूछा था कि आप अपने जिले की समस्याएं बताइए या अपने सुल्ताना गांव की समस्याएं बताइए। तो वहां पर आपको ये नहीं पूछना है उनसे कि सर मैं जिले की बताऊं या गांव की बताऊं। जो भी आपके दिमाग में आ जाए, जैसे सुल्ताना के आ रहे हैं तो सर मेरे गांव की ये समस्याएं हैं, और समस्याओं को पॉइंट आउट कर दिया दो तीन, बस जो भी है। उसमें ये होता है कि वो ये सोचते हैं कि अपने से सवाल कर रहा है। ओके सर। और एक बेसिक जो सवाल है ना, उनमें माफी नहीं है। बाकी तो जैसे मान लो आज, क्योंकि आज मैं वहां था तो एक लड़के से पूछा था कि नंदीग्राम कहाँ है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से न्यूज़पेपर्स में न्यूज आ रही है और आ रही है, आपको ये नहीं पता कि नंदीग्राम कहाँ, तो वो माफी के ये लायक तो नहीं होती ममता वो चीज। बनर्जी जी का जो कंस्टिट्यूंसी है वो है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, ये माफी के लायक नहीं होती। तो बेसिक है, बाकी आप मना कर सकते हो कि सर मुझे नहीं आता। बाकी आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है और सही है आपका, बढ़िया। थैंक यू सर। योगेंद्र जी, कल मैं स्प्रिंग बोर्ड में इंटरव्यू दे के आया था, और जैसा आप इंटरव्यू दे रहे थे लगभग वैसा ही मेरा गया था। उन्होंने 50 नंबर दिए मुझे, है ना। तो दो तीन बातें थी जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया। एक तो भूमिका बिल्कुल नहीं बांधने के लिए मना किया उन्होंने, सीधा जैसा कि मुझे पता है, जैसा कि मैंने पढ़ा है, जैसा कि मैं जानता हूँ, ये शब्द बोलते ही के सामने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। सीधा टू द पॉइंट बताएं, बेहतर रहेगा। और ज्यादा समय तो लेना, अपने स्थानीय जो चीजें थी, जैसे कि आप साहित्य से हैं, तो उधर का अगर कोई साहित्यकार है तो उसके बारे में पता करना चाहिए, वो कर लीजिए। हालांकि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने आपसे ही पूछा है। और हो सकता है आपके इंग्लिश साहित्य बाद में मुझे एक सवाल और याद आया था कि अगर आपसे कह दे कि प्रेमचंद जी की आप जो साहित्य पढ़ रहे हैं उसमें से किसी एक को 2 मिनट में इंग्लिश में आप उसको सार बताइए। हम्म। तो इस तरह का भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या पता आ जाए आपका इंग्लिश लिटरेचर आपका रहा ऑल ओवर। क्योंकि अब ज्यादा अच्छा अच्छा बोलने का फायदा भी नहीं है, बहुत ज्यादा सुधार करते रहिए। अच्छा है लेकिन और सुधार करिए, जी क्योंकि सर। कभी कभी ऐसा होता है इंटरव्यू देखते ही लगता नहीं नहीं बस यही बंदा है जिसको मुझे लेना है।
तो ये वाली स्थिति तक अभी तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके सभी लोगों के लिए ही। ठीक है सर। थैंक यू सर फॉर फीडबैक।